हेलो, नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी? बेहतर ही होगी। आप इतने अच्छे से अपने तैयारी को जारी रखिए कि परीक्षा चाहे हो अभी हो या 2 महीने बाद हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने परीक्षा को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते रहिए। अब किसी ने कहा है कि जो है, यदि आप एक पेड़ को काटने के लिए 15 घंटे लेते हैं तो आपको 14 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करना चाहिए। मीन्स आप जरूरी नहीं है कि पहले वार ही कर दे बिना पूरी तैयारी किए हुए। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए। तैयारी करने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आपको सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। संविधान, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, सामान्य अध्ययन, स्वतंत्रता आंदोलन, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, स्टेट वाइज क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग लगभग सभी के प्रैक्टिस सेट और कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर भी आप सर्च करिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से। वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और आप उसमें ऐड हो जाइए। हम महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया करते हैं। तो मित्रों, बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ क्या, एनटीए का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनटीए नेट जेआरएफ टारगेट 2022। जी हाँ, जो भी छात्र जो हैं हिंदी साहित्य से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। उसी क्रम में आज नहीं तो कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम लेकर आएंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज सारे कंटेंट, और फिर उन पर आधारित पीवाईक्यू भी करेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, फिर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी करेंगे। मतलब पूरी तरह से एकदम समर्पित होकर अपनी क्लास को हम चलाएंगे। चलिए, उसी क्रम में आपको जो प्रैक्टिस सेट है, ये हिंदी व्याकरण साहित्य का, तो चलता ही रहेगा और ये बंद नहीं किया जाएगा। आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। ये एलटी की वैकेंसीज आने वाली है, आपको पता ही है। जीएससी के लिए भी उपयोगी है। ये सुपर टेट में भी आपके हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। ये नेट जेआरएफ में भी उपयोगी है। तो आप जिस भी परीक्षा में आपका हिंदी व्याकरण साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है रामबाण होने वाला है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो 16वां प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले यदि आपने नहीं देखे 15 प्रैक्टिस सेट, तो आप जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग विषयों की। आप सभी विषयों को जिसको आप पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए और उसे पढ़िए अच्छे से। ठीक है मित्रों, चलिए अब आप बताइए। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? जी हाँ मित्रों, किससे हुआ है? खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या फिर ब्राह्मी लिपि से? तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसे बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा बच्चा कहने का मतलब ये है, यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आपको ये पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी ब्राह्मी से जुड़ी हुई और कुछ खास बातें और लिपि से संबंधित। तो आपके हिंदी साहित्य में हुए हैं एक प्रसिद्ध व्याकरण, कौन? पंडित कामता प्रसाद गुरु। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने एक परिभाषा दी है। क्या कहा इन्होंने? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, और एक अक्षर के लिए जो ध्वनि के लिए जो अक्षर निर्धारित कर दिए गए हैं वही वर्ण हैं। तो लिपि के विकास की मुख्यतः जो अवस्थाएं हैं वो निम्न है। मतलब देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। पहले सबसे पहले चित्रलिपि आती है, चित्रलिपि। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रतीक लिपि, फिर आती है भाव लिपि, उसके बाद आती है आपकी ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि के 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? चलिए, आप यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, आप देखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। अक्षरात्मक लिपि, ये अक्षरात्मक, और दूसरा है वर्णात्मक। ये 2 हो जाते हैं। भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ जाता है, भारत की जो सारी लिपियाँ हैं वह अक्षरात्मक हैं और रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक है। और ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने, यानी यदि आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि सबसे पहले वह प्रमाण कहाँ मिला कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो वह मिलता है आपका बस्ती जिले। बस्ती जिले में कोई पिपराला के पास एक स्तूप है वहाँ पर, और अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख ही मिलता है। ठीक है, इन 2 जगहों पर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के उपयोग का उल्लेख मिलता है।
चलिए हम आगे बढ़ते हुए अपने प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, वाक्य में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह आ जाता है आपके जातिवाचक। मित्रों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जयचंद जो है वो नाम है, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक कैसे होगा, इसे तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। नहीं मित्रों, यहाँ पर यह जयचंद अपने नाम के कारण नहीं जाना जा रहा है, बल्कि इसने क्या किया था, हमारे देश के साथ विश्वासघात किया था, गद्दारी का काम किया था ना जयचंद ने, आपको पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एक विश्वासघातियों के एक समुदाय का, एक जाति का बोध करवाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पे, ताकि अब कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। संज्ञा के जिस रूप से, यानी संज्ञा के जिस रूप से संपूर्णता का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे अभी हम कह देंगे नदी, तो नदी में सारी नदी आ जाएंगी। पहाड़ कह दिए, पहाड़ में सारे पहाड़ आ जाएंगे। हरिश्चंद्र, आप लोगों ने सुना होगा बहुत हरिश्चंद्र बनते हो, हरिश्चंद्र हैं, वह व्यक्ति हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का मतलब वह सत्यवादी है। दानी में अगर आता है तो कर्ण का नाम ले लेते हैं, कर्ण बन गए हो क्या, इतने दानी हो। इसी प्रकार से विश्वासघाती का जब जब भी नाम आएगा तो जयचंद का नाम आता है। इसलिए यहाँ पर यह व्यक्ति जो है अपने नाम के लिए नहीं जाने जा रहे, बल्कि यह नाम के जिस गुण के कारण जो कार्य इन्होंने किया और जिसके लिए आज समाज में इन्हें जाता है, उस विशेषता के कारण यह जातिवाचक हो जाते हैं। अब आपको हम बता दें यहाँ पर व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। ये देखिए, व्यक्तिवाचक में होता है संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु एवं एक स्थान के नाम का बोध होगा, वह हो जाएगा एक व्यक्ति। जैसे हिमालय कह दिया गया तो हिमालय नाम है, यानी आपको स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है पर्वत का नाम क्या है, वो हिमालय। आपको एकदम क्लियर हो गया है कि किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं हुआ किस पर्वत की बात हो रही। नदी में गंगा, अगर नदी कह दिया गया तो जातिवाचक हो गया, लेकिन गंगा कह दिया तो व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है मित्रों, अब आप यहाँ पर समझिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति व वस्तु के समूह का स्पष्ट संकेत मिले वहां पर समूहवाचक होगा। जैसे सेना, सेना क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है। समिति, सभा, दल, झुंड, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो आपको हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपको बता दें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के, वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्वभाव आदि का पता चले वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे ममता, दयालुता, आशीर्वाद। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके क्या डाउट है, हम उसका जवाब अवश्य देंगे आपको और क्लियर करते चले। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको हमारी क्लास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर, तो पढ़ाई भी आपकी स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। चलिए अब आप बताइए कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। रचयिता शुद्ध है, रचयिता शुद्ध है, रचयिता शुद्ध है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी हो जाती है रचयिता। ये गलत है, आप देख पा रहे हैं इसको स्पष्ट तौर पे, ये दोनों गलत है। यहाँ पर रचयिता जो आपको सही हो जाता है। तो आपको विभिन्न शब्दों को ध्यान देने की आवश्यकता है। शुद्ध और अशुद्ध से भी प्रश्न पूछा जाता रहता है आपकी परीक्षा में। अब आप ये बताइए उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल, उत धन ज्वल होगा, उज्ज धन वल होगा, उज धन ज्वल होगा या फिर उज धन ज्वल होगा, क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। यहाँ पर हालत लगा देते हैं। अब बताइए आपको क्या है यहाँ पे कौन सा सही। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत धन ज्वल। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में सेम टू सेम पूछा गया है। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपकी होगी व्यंजन संधि, आप जानते ही हैं। चलिए आप बताइए चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या फिर बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर इसमें जो आपका समास है वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के और उदाहरण हम देख लेते हैं। आप पहले समझिए इसकी परिभाषा क्या होगी। इसका पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, वहां पर आपको जाता है अव्ययी भाव समास। उसके अनुदाहरण है प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण, यावत जीवन, अधिनायक, उपकूल,
और यथाशक्ति और आजीवन। इसी प्रकार जिसने सबसे पहले उपसर्ग लगा हो या फिर अव्यय हो तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब हम जानेंगे कर्मधारय को। कर्मधारय यहाँ आप दो भागों में इसको तोड़ दीजिए। कर्म यहाँ पर हो गया धारय, यानी कर्म को धारण करने वाला क्या हो जाता है आपका कर्मधारय समास हो जाता है। यानी नव पुरुष, पुरुष कैसा है नव है। महात्मा, आत्मा कैसी है महान है। पीत सागर, सागर का रंग, सागर कैसा है तो सागर पीला है। चरण कमल, कमल यानी चरण कैसे हैं तो कमल की तरह। यहाँ पर इसका एक विशेषण और विशेष का संबंध हो जाता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। इसके और उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिस प्रकार जैसे होगा श्वेत पट। और मित्रों हाँ, एक आवश्यक बात आप लोगों के लिए, जहाँ विशेषण का दोहराव हो जाए, किसका दोहराव विशेषण का दोहराव जहाँ पर हो जाए वहाँ पर भी आपका हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे काला काला, ये काला काला, नीला नीला, एक एक, इस प्रकार के जो 10 10 इस प्रकार के जो शब्द हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है आपको पता होगा, कारक चिन्हों के माध्यम से हम इसे पहचानते हैं। कारक के आधार पर जानेंगे कैसे। तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को लगा। फिर प्रेमाशक्ति, तुलसीकृत, अन्नदान, राजभवन, विद्या प्रवीण, इस प्रकार के जो उदाहरण आपको तत्पुरुष समास के हैं। बहुब्रीहि समास तो सबसे आसान समास लगता है मुझे, क्योंकि बहुब्रीहि जो होता है जो आप कहेंगे वह नहीं समझेंगे। तीसरा अर्थ प्रधान होता है, रूढ़ होता है, और परीक्षा में अधिकतर जो प्रचलित शब्द होते हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे सर्पासन, कमलासन, है ना, कमलाकांत, कमलापति, वीणापाण, गोपाल, गिरधर, दशानन, लंबोदर, गजानन, इस प्रकार के शब्द आपने बहुत सुने होंगे, बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे। तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़े हम। हाँ आइए देखते हैं यहाँ पर लिंग किस भाषा का शब्द है। आपको बताना ये संस्कृत का है, हिंदी का, अंग्रेजी का या फिर जर्मन का है। तो आपका ये जो लिंग है वो हो जाता है आपका संस्कृत का शब्द। इसमें ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं। चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अंत्येष्टि, इच्छा, झुरमुट है, ये छुरमुट नहीं है, झुरमुट या फिर निराशा। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि प्रयोग करते टाइम आपको कुछ अटपटा सा लगे तो समझिए कि ये सही नहीं है। जैसे यहाँ पे होगा अंत्येष्टि, अंत्येष्टि की जाती है ना, आप कहते हैं अंत्येष्टि किया जाता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। इच्छा पूरी हो गई, आप प्रयोग करें इच्छा पूरी हो गई। अगर कोई कह दे इच्छा पूरी हो गया तो कैसे लग रहा है, ये सही नहीं बैठ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। निराशा हो रही है, निराशा हो रही है। और झुरमुट, तो यहाँ पर इन चारों में से आपको जो झुरमुट होगा वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर इसका जवाब दिया हुआ है। अब आप बताइए वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है, संबंध है, करण है, अधिकरण है या फिर संप्रदान है। तो मित्रों स्पष्ट है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंध कारक, क्योंकि मेरे जो है वो संबंध बता रहा है। अब आप बताइए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये आपका संबंध कारक आपने देखा ही, जब किसी वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए तो वहां पर संबंध कारक होगा। और करण में क्या होगा, जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य के करने के साधन की सूचना मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करने के साधन की सूचना मिले तो वहां पर हो जाता है आपका करण कारक। जैसे श्याम गाड़ी से घर गया, किससे घर गया, वो गाड़ी से घर गया, गाड़ी से, तो यहाँ पर साधन का पता चल रहा है यानी द्वारा, माध्यम। अब आपका जो है अगला वह संप्रदान। संप्रदान आपको बताना है यहाँ पर संप्रदान, तो उसके बारे में क्या कहेंगे हम, जब किसी वाक्य में किसी को कुछ देने व किसी के लिए कुछ करने का बोध हो तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। समझ रहे हैं आप, संप्रदान कारक। और अधिकरण क्या होगा, अधिकरण हो जाता है जब किसी वाक्य में किसी कार्य के करने के आधार का पता चले तब वहां पर हो जाता है अधिकरण कारक। जैसे नाव पानी में तैरती है, नाव कहाँ तैरती है, पानी में, पानी क्या है, वो नाव का आधार है।
इसलिए वहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन से है? दर्शनीय है, दुर्गुण है, विक्षुक है या फिर कर्तव्य है। तो इसमें जो आपका प्रत्यय रहित शब्द है वह है आपका दुर्गुण। आप बताइए वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वसंत का पर्याय नहीं है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास और कांतार है। तो इसमें जो सही जवाब है आपका कांतार। कांतार इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम पहुंचते हैं और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग नहीं है? मिलान में नहीं है, सुपुत्र में नहीं, अधर में नहीं, सुकर में नहीं। तो स्पष्ट तौर पर आपको पता है कि इन तीनों में तो उपसर्ग हैं, यानी सुपत्र, शुकुर, सुकर्म, अधर्म तीनों में उपसर्ग लगा, जबकि मिलान जो है वो उसमें उपसर्ग नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मिलान। अब आप ये बताइए स्वप्न का विलोम क्या होगा? जी हाँ मित्रों, खुमारी होगा, जागरण होगा, दिवा स्वप्न होगा या फिर निद्रा होगा। तो स्वप्न का जो विलोम है वो क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल एकदम सही जवाब जागरण हो जाएगा। स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण होगा। चलिए आप बताइए अतीन्द्रिय, एक शब्द है अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही होगा? आपने ध्यान से पढ़ा, इसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए और फिर इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी अतीन्द्रिय शब्द का जो आशय होगा वह होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अब चलिए अब आप बताइए मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, वह मुहावरा क्या है? नई जमीन तोड़ना। तो नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या फिर बड़ी लकीर खींचना। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अनूठा प्रयोग। ठीक है मित्रों, अनूठा प्रयोग इसका अर्थ सही हो जाएगा। अब आप ये बताइए कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है या फिर तुर्की है? तो कैंची जो है वो आपके तुर्की भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से जो हिंदी में प्रचलित हैं? थिएटर हो गया, ये देखिए थिएटर, बॉटल, टिकट, स्लेट, उसके अलावा डॉक्टर, लैंटर्न, इंजन, ये तो अंग्रेजी भाषा के हैं। अब हम देखेंगे तुर्की भाषा के ही और शब्द। तो इसमें हो जाएगा आपका आगा, आका, उज्बक, उर्दू, कालीन, काजू, कुली, कुर्की, चेचक और जाजिम। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं कि मैं जितने शब्द लिखे हैं सिर्फ वही हैं, और भी शब्द हैं। तो आप याद करके रखिए इसके। और अब आप ये बताइए पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्दों का भी लेखन हो जाए यहाँ पर। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हैं वो अलकतारा, अनानास, आल्पिन, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता और तंबाकू। जी हाँ दोस्तों, ये सभी आपको हो जाएंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब आप बताइए जो निम्नांकित शब्द दिए गए हैं उनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पर रूढ़ शब्द कौन सा है। तो पुष्प है, विशालकाय है, कुमुदनी है या फिर पंकज है। इन सब में जो रूढ़ शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पंकज। कौन सा? पंकज शब्द रूढ़ है। थोड़ा सा हम जानते हैं रूढ़ क्या होते हैं। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे आपका हो गया नाक और पानी, पीला, इन शब्दों को जब आप तोड़ देंगे, ना को अलग कर देंगे, का को अलग कर देंगे, तो ये अलग हुए शब्द अलग अलग कोई अर्थ नहीं रखते हैं। यानी ये दोनों मिल करके जो एक विशेष अर्थ रखते हैं, सार्थक अर्थ रखते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा रूढ़ शब्द। यानी जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, खंड होने पर जो निरर्थक हो जाए। तो और भी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यानी दो शब्दों को, दो अलग अलग शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बने, वह यौगिक कहलाता है। जैसे आपका बन जाएगा आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार। ये दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन जुड़ करके एक सार्थक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तब ये हो जाएगा आपको यौगिक।
उसके अलावा तीसरा भेद जो बनता है वह होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी यौगिक होते, दो शब्द से योग से बनेंगे तभी तो यौगिक होगा। यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, यानी जो दिखता है वो नहीं होता है, वह युगरूढ़ हो जाते हैं। यानी जैसे आपके बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वह सभी क्या होते हैं? योग रूढ़ के उदाहरण हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण, यानी लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, चक्रपाणी हो गया, पंकज हो गया। देखें आप पंकज देखें, पंक धन जा होता है, तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का अर्थ हुआ उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अर्थात यदि आप देखें तो कीचड़ में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, मछली भी उसी कीचड़ में रहती है, कछुआ भी रहता है वहीं पर, और भी अन्य जलीय जीव और वनस्पतियां होती हैं, लेकिन उन सभी को पंकज नहीं कहा जाता। पंकज शब्द जो है वो केवल और केवल कमल के लिए रूढ़ है, तो वह आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर ये रूढ़ नहीं मतलब योग से बना हुआ है, पंख धन जा, पंख का भी अलग अर्थ है, जा का भी अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। यानी ये दो अगर मिलते और उनका कोई अर्थ ना होता, सार्थक खंड, तब तो ये रूढ़ हो जाता, लेकिन ये मिलने के बाद एक सार्थक खंड बन रहा है और तब ये हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। स्पष्ट हुआ होगा योग रूढ़ शब्द। आप बताइए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरे प्राण निकल गए। आपको पता ही होगा प्राण, आंसू, ये शब्द जो हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर यही सही होगा। अब आप बताइए कंधा शब्द का तत्सम क्या होगा? स्कंद होगा, स्कंद होगा, कक्ष होगा या फिर कंध होगा? तो कंधा शब्द का जो तत्सम है वो हो जाता है आपका स्कंध। क्या होगा? स्कंध। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बताइए वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का अध्ययन होता है, वर्णों का अध्ययन होता है, वाक्यों का होता है, या फिर का एवं ख दोनों का होता है? क्या होता है? किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। वाक्य विचार आपसे पूछ ही रहा है तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में आपको घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, फुल कंसंट्रेशन में आप क्वेश्चन को हल करिए, आपसे गलत नहीं होगा। कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। चलिए आप ये बताइए कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? अज्ञेय का है, प्रेमचंद का है, निराला का है या फिर प्रसाद जी का है? तो कलाधर जो उपनाम है प्रारंभिक वो आपके प्रसाद जी का है, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी का। और अज्ञेय किसका उपनाम था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह इनका पूरा नाम था। और प्रेमचंद्र का जो बचपन का नाम था वह था नवाब राय। क्या था? नवाब राय। और निराला को आप जानते ही हैं, इनका मुख्य नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था, निराला इनका उपनाम था, उपनाम से ज्यादा जाने जाते हैं ये। अब आप ये बताइए अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? चंद्रगुप्त, झरना, ध्रुवशामिनी, कामायनी। आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी रचना जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो इसमें से यह जो पंक्ति है अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो यह जो है चंद्रगुप्त का जो इनका नाटक है उसमें कार्नेलिया ने गाया है। किसने गाया है? कार्नेलिया ने गाया। चलिए आगे बताइए नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप कई बार हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं इसको। तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हो जाते हैं आपके भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र, जिसे कि पंचम वेद भी कहा जाता है। और आपके जो वामन महोदय हैं इन्होंने क्या लिखा था? काव्यालंकार सूत्र लिखा था, जो कि 12 अध्याय में विभक्त है। अब आनंद वर्धन महोदय जो हैं इनका समय माना जाता है 850 के आसपास। 850 के आसपास समय को निर्धारित करते हुए ध्वनि संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। कौन सा संप्रदाय? ध्वनि संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं हैं विषम वाण लीला। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम,
विषम, वाण, लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ जा चुकी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मम्मट महोदय जी ने क्या किया था? मम्मट महोदय के बारे में भी तो कुछ जानना आवश्यक है। यह काव्य प्रकाश के प्रणेता थे, जिनके ग्रंथ की लगभग 70 टीकाएं हैं। यानी काव्य प्रकाश में 10 उल्लास 142 कारिकाएं हैं। इस काव्य ग्रंथ में काव्य प्रयोजन हेतु लक्षण, शब्द, शक्ति, गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन किया गया। मित्रों, यह रही हमारी आज की कक्षा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहिए। दोस्तों, आप अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए समाज को एक सही दिशा और दशा प्रदान करने के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यदि आप पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग का विकास संभव हो पाएगा। और यदि आप अपना कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज समाज में या फिर देश में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे कितने अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, हमें उन अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसी का फायदा उठाते हैं कौन? जानकार लोग। आप समाज में देखते रहते हैं इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जो कि फर्जी मामले हैं, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है वो आपका फायदा उठा रहा है। तो आप अपने समाज को गलत राह पर न जाने दीजिए और अपना इसमें योगदान दीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है पढ़ने पे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।